अध्याय 12 काली रात सुनहरी चाल। ईशा का बड़ा फैसला, मां की ममता की जीत। रूस के आलीशान मेंशन के हॉल में एक अजीब सी शांति थी, वह खामोशी जो किसी बड़े फैसले से पहले आती है। विवान फ्रेश होकर नीचे आ चुका था, अब वह पहले से थोड़ा शांत था, पर आंखों में अभी भी तनाव था। अनन्या सोफे के कोने पर बैठी थी, अपने हाथों को मरोड़ रही थी। किचन से देवयानी जी के बर्तन खड़कने की धीमी आवाज आ रही थी, जो इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ठीक 8:30 बजे सीढ़ियों पर हल्की आहट हुई। सबकी निगाहें ऊपर उठीं। ईशा धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी। उसने एक साधारण पर साफ सलवार कमीज पहनी थी। उसके चेहरे से उदासी का गहरा रंग अभी भी पूरी तरह मिटा नहीं था, पर अब वह पहले जैसी टूटी हुई नहीं लग रही थी। आंखें सूजी हुई थीं, पर उनमें अब खालीपन नहीं बल्कि एक धीमी सी दृढ़ता थी। ईशा को इस तरह नीचे आते देख विवान तुरंत खड़ा हो गया। सूर्य जी, जो अभी तक मौन खड़े थे, उनकी आंखों में भी पहली बार राहत की एक साफ झलक आई। ईशा हॉल में आकर रुकी। उसने सीधे अपने पिता की तरफ देखा। पापा, उसकी आवाज़ अभी भी धीमी थी। सूर्य जी ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गए, ये वो पल है जब ईशा उन्हें अपना फैसला सुनाएगी। देवयानी जी भी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गईं, उनके हाथों में पकड़ी हुई ट्रे भी वहीं थम गई। ईशा ने गहरी सांस ली, उस बच्चे के लिए, उस जिंदगी के लिए जो अब उसके भीतर पल रही थी। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द आया, लेकिन अगले ही पल वह दर्द माँ की निस्वार्थ ममता में बदल गया। माँ, पापा, ईशा ने कहा, उसकी आवाज़ अब थोड़ी मजबूत थी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विवान की आंखों में तुरंत नमी आ गई, पर इस बार वह दर्द की नहीं बल्कि खुशी की नमी थी। अनन्या ने राहत की एक गहरी सांस ली। सूर्य जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हों। देवयानी जी की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार ये माँ के असीम प्रेम के आंसू थे। वह तुरंत अपनी बेटी की ओर बढ़ी और उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे पता था कि तू यही फैसला लेगी, उन्होंने रोते हुए कहा। ईशा ने अपनी माँ को कसकर पकड़ा। हाँ माँ, आपने सही कहा, ये नियति का खेल है, और अगर भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इससे भागूंगी नहीं। मैं मजबूत बनूंगी माँ, मैं अपने बच्चे के लिए मजबूत बनूंगी। उस रात मेंशन में पहली बार वर्षों बाद एक हल्की सी आशा की किरण दिखाई दी। परिवार का हर सदस्य जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, पर ईशा के इस साहसी फैसले ने उन्हें एक दूसरे से और मजबूती से जोड़ दिया था। लंदन, बर्केले होटल, रूम 3402। अब दृश्य बदलता है और हम पहुंचते हैं लंदन के बर्केले होटल के टॉप फ्लोर पर, जहां रात की कहानी शुरू होने वाली थी। रूम नंबर 3402। कमरा नहीं, मानो किसी शैतानी जादूगर का शाही ठिकाना हो, इतना आलीशान, इतना खूबसूरत कि उसमें एक अजीब सी खतरनाक डेविल वाइब थी। कमरे के बीचों बीच एक गोल आकार का विशाल बिस्तर रखा था, जिस पर काले सिल्क की चादर बिछी थी। ऊपर कमरे की ऊंची छत से एक विशाल, सुनहरा और बेहद खूबसूरत झूमर शैंडलियर लटक रहा था, जिसकी रोशनी काले सिल्क पर पड़कर एक रहस्यमय चमक पैदा कर रही थी। बाएं तरफ एक बहुत बड़ा बार कैबिनेट था, जो महंगी वाइन, ब्रांडी, विस्की और वोडका से भरा था, जैसे किसी राजा का खजाना हो। और उस भव्य कमरे की बालकनी में दिव्यांश सिंह ओबरॉय खड़ा था। उसने अपने कमर पर सिर्फ एक काला तौलिया, ब्लैक टॉवल, लपेट रखा था। उसके 8 पैक एब्स और गठीले बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर बालकनी से आती लंदन की ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा था। हाथ में विस्की का ग्लास लिए वह बालकनी की रेलिंग से टिका हुआ था, धीमी धीमी घूंट ले रहा था। उसकी गहरी काली आंखें दूर लंदन की चमकती हुई रात को घूर रही थीं, पर उसका मन कहीं और उलझा हुआ था। शायद वह किसी अधूरे ख्याल में गुम था, या शायद उस खतरनाक चाल की अगली बिसात बिछा रहा था, जिसका आज रात आगाज होना था। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दिव्यांश ने अपने ख्यालों से बाहर आकर हाथ में रखे विस्की के ग्लास को बालकनी की मेज पर रखा। मेज भी काले शीशे की थी, मानो हर चीज कमरे की डेविल वाइब से मैच कर रही हो। वह धीमी सधी हुई चाल से दरवाजे की तरफ बढ़ा। लूना बाहर खड़ी थी। उसने अपनी डील को और भी पर्सनल बनाने के लिए अपनी पहले वाली ड्रेस की जगह अब एक काली लेस की नाइट ड्रेस पहनी थी, जो उसके शरीर के हर खूबसूरत उभार को साफ दिखा रही थी। उसके चेहरे पर एक सडक्टिव मुस्कान थी, जीत की मुस्कान और एक नए खतरे में कूदने का रोमांच। उसकी आंखें तुरंत दिव्यांश पर जा टिकीं। वह एक पल के लिए स्थिर हो गईं, जैसे किसी शिकार को पहली बार देखा हो। दिव्यांश के गठीले बदन, उसकी गहरी काली आंखों और उसके माथे पर बिखरे बालों को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए। बिना एक पल की देरी किए लूना ने अपना हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा खुलते ही तुरंत दिव्यांश के सीने पर हाथ रख दिया। उसके हाथ की हथेली दिव्यांश के मजबूत, गर्म सीने को सहलाने लगी। लगता है आप पूरी तरह तैयार हैं, लूना ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में साफ बेसब्री घुली थी। लूना ने दरवाज़ा बंद होने का भी इंतजार नहीं किया और धीरे धीरे दिव्यांश को अपने होठों के पास खींच लगी। दिव्यांश ने अपनी शिकारी मुस्कान को जरा भी हिलने नहीं दिया।
उसने अपनी ठंडी निगाहों से लूना को एक क्षण के लिए घूर कर देखा। वह जानता था ये लड़की आग से खेल रही है। लूना, जो दिव्यांश की आंखों के खतरे को अनदेखा कर रही थी, उसने दिव्यांश की काली आंखों में झांका। उसे लगा जैसे उसने एक पल के लिए शैतान की परछाई देख ली हो, पर यह डर उसे और उत्तेजित कर रहा था। जैसे ही लूना ने अपने होंठ दिव्यांश के होंठों से मिलने की कोशिश की, दिव्यांश ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये डील अब पैसों से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। ये सत्ता की, ताकत की और एक रात के खतरनाक जुनून की डील थी, जहां कोई भी अपनी बाजी पलट सकता था। लूना को लगा कि उसने दिव्यांश को अपने जाल में फंसा लिया है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह खुद जाल में फंस चुकी है। दिव्यांश ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उसने धीरे से लूना को पीछे धकेला और उसे दीवार से लगा दिया। उसके होंठों पर अभी भी वही शैतानी मुस्कान थी। तैयारी हमेशा मेरी होती है। दिव्यांश की आवाज़ गहरी और धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी। वह एक पल को रुका। उसकी आंखें लूना के चेहरे पर घूम रही थीं, फिर उसके हाथ उसके कमर पर से फिसलकर लूना की कमर तक गए। लूना की सांसें तेज हो गईं। उसका पूरा शरीर एक अनजाने रोमांच से कांप उठा। दिव्यांश ने अपने होंठों को उसके कान के पास लाया और एक गुनगुनी आवाज में कहा, आज रात डील के रेट मैं तय करूंगा, मिस लूना। दिव्यांश विद अ स्लो, डेंजरस स्माइल। आई एश्योर यू आर रेडी टू सैटिस्फाई मी, लूना। यू स्टिल हैव अ चांस टू स्टेप बैक, बिकॉज वंस आई स्टार्ट आई नेवर स्टॉप। लूना आंखें बंद करते हुए, मैं बिल्कुल तैयार हूं, दिव्यांश। जैसे ही यह शब्द लूना के होंठों से निकले, दिव्यांश की ठंडी, शिकारी आंखें और ज्यादा गहरे रंग की हो गईं। उसकी शिकारी मुस्कान एक पल के लिए भी नहीं मिटी। उसने एक तेज, अप्रत्याशित झटके में लूना को अपनी बाहों में ऊपर उठाया और दरवाजे से दूर, कमरे के बीचों बीच, गोल बिस्तर की तरफ लपका। कमरे की काली सुनहरी, रहस्यमय रोशनी में उनका शरीर एक दूसरे से लिपट गया। वह दिखा रहा था कि इस खेल के नियम सिर्फ उसी के हैं। दिव्यांश में लूना को दूर से दूर अपने रूम के बेड पर लाकर छोड़ दिया। दिव्यांश ने उसे बिस्तर पर तेजी से धकेल दिया। काले सिल्क की चादर पर गिरते ही लूना ने एक धीमी, मदहोश कर देने वाली आह भरी। यह आह दर्द की नहीं, बल्कि एक ऐसे खतरे के सामने आने का रोमांच था जिसकी वह कल्पना कर रही थी। लूना तेजी से बिस्तर पर उठी, अपने हाथों और घुटनों के बल चलती हुई बिस्तर के केंद्र में आ गई। उस काली सिल्क पर उसके सुडौल शरीर की चमक झूमर की सुनहरी रोशनी में किसी अप्सरा सी दिख रही थी, जिसने खुद को किसी खतरनाक शैतान के आगे समर्पित कर दिया हो। उसने अपनी हाथ को थोड़ा ऊपर उठाया, एक आंख बंद करते हुए, और अपने होंठों पर वही जीत की मुस्कान वापस लाई जिसके साथ वह कमरे में आई थी। उसकी आंखें दिव्यांश पर टिकी थीं, जो अब भी सिर्फ तौलिए में बिस्तर के पास खड़ा था, एक मूर्ति की तरह, जैसे किसी अगले वार की तैयारी कर रहा हो। लूना धीमी पर दृढ़ आवाज में, आइए दिव्यांश, अपनी चाल चलिए, दिखाओ तुम कितने खतरनाक हो। लूना ने चुनौती दी। उस काले सिल्क के बिस्तर पर वह खुद एक काली रात की तरह लग रही थी, जो शैतान को खुद न्योता दे रही हो। दिव्यांश ने अपने विस्की के ग्लास की तरफ देखा, जो बालकनी की मेज पर रखा था, और एक गहरी, ठंडी सांस ली। उसने एक पल को लूना की जलती हुई आंखों में झांका। उसे लगा, ये लड़की अपने जुनून में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे आगे आने वाला खतरा साफ नहीं दिख रहा। दिव्यांश के चेहरे पर अचानक एक बेहद शीतल और खतरनाक स्थिरता आ गई। उसने अपने कमर से काला फ्लश्ड खोल दिया। कमरे में पूरी तरह चुप्पी छा गई। इस चुप्पी को तोड़ने वाली अब सिर्फ लूना की तेज सांसें थीं। दिव्यांश बिस्तर की ओर बढ़ा। उसकी चाल में अब कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ अदम्य नियंत्रण था। उसके चेहरे पर अब वह प्लेबॉय वाली मुस्कान नहीं थी, अब वहां एक शैतान की ठंडी, निर्मम क्रूरता थी, जो अपने शिकार को आखिरी बार तौल रहा हो। लूना, जो खुद को नियंत्रित कर रही थी, उसने दिव्यांश को बिस्तर पर अपनी ओर खींचने की कोशिश की, पर दिव्यांश ने उसके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया। दिव्यांश ठंडी, नियंत्रित आवाज में, तुम मेरी बिसात में हो, लूना, और यहाँ चालें सिर्फ मैं चलूंगा। उसने लूना के हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे बिस्तर पर पलट दिया। वह लूना के ऊपर झुका, उसके शरीर पर हावी होता हुआ। लूना ने इस तीखे वार की अपेक्षा नहीं की थी। दिव्यांश ने अपना मुंह लूना के कान के पास लाया और फुसफुसाते हुए उसने सांसों से नहीं, शब्दों से अपनी अगली चाल चली। याद रखो, इस डील में तुम्हारा जुनून सिर्फ एक औजार है, मेरा लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। दिव्यांश ने लूना को बिस्तर पर पलटा और उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो गया। उस आलीशान कमरे की सुनहरी रोशनी अब एक भयावह लालिमा में बदल चुकी थी, जो इस कमरे में होने वाले हर खतरे की गवाह बनने वाली थी। लूना अभी तक इस खेल में जीत का रोमांच महसूस कर रही थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक शैतान के जाल में फंस चुकी है। दिव्यांश ने अपने नियंत्रण को जरा भी नहीं खोया। वह एक शिकारी की तरह लूना के शरीर पर झुका। उसके होंठ और हाथ किसी भयंकर आग की लपटों की तरह लूना के शरीर पर घूमने लगे। ये सिर्फ चुंबन नहीं था, यह उस लड़की पर अपनी सत्ता स्थापित करने का तरीका था, जहां लूना का हर विरोध, उसकी हरा, दिव्यांश के लिए एक नई चुनौती बन रही थी।
रात धीरे धीरे बीतने लगी। बाहर लंदन की ठंडी हवा चल रही थी, पर कमरे के भीतर का तापमान उस जुनून की आग से चरम पर था जिसे दिव्यांश अब क्रूरता में बदल रहा था। शुरुआत में दिव्यांश का एक रफ और प्रचंड अंदाज लूना को एक अजीब सा सुकून और रोमांच दे रहा था। उसे लगा कि वह आखिरकार दिव्यांश सिंह ओबरॉय को उत्तेजित करने में सफल रही है। लेकिन जैसे ही समय बीता, रूखापन क्रूरता में बदलने लगा और सुकून भयानक दर्द में। लूना ने विरोध करना शुरू किया। उसका शरीर जो पहले उत्तेजना से कांप रहा था, अब डर से थरथराने लगा। लूना दर्द से कराहते हुए, दिव्यांश रुको प्लीज, अब बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। पर दिव्यांश के चेहरे पर एक भयावह शांत मुस्कान थी। उसकी गहरी काली आंखें अब और भी खतरनाक लग रही थीं। दिव्यांश गहरी गड़गड़ाहट वाली आवाज में, मैंने कहा था लूना, मैं एक बार शुरू करूं तो बिना संतुष्ट हुए नहीं रुकता। और तुम्हारी डील अभी खत्म नहीं हुई है। वह उसकी चीखों को अनसुना करता रहा। लूना की आंखें अब पानी से भर गईं। वह आंसू बह रहे थे जो उसके शरीर पर हो रहे अत्याचार को बयां कर रहे थे। वह अपने हाथ पैर मारकर दिव्यांश को धकेलने की असफल कोशिश करती रही, पर दिव्यांश की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। वह रात सिर्फ जुनून की नहीं थी, वह यातना की रात बन चुकी थी। हर पल लूना के लिए एक सदी जैसा लंबा था। जैसे जैसे रात बीतती गई, कमरे में लूना की कराहटें धीमी होती गईं, उनकी जगह एक डरावनी थकान और खामोशी ने ले ली। ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रही हो। और फिर एक पल ऐसा आया जब लूना के शरीर की हरकत पूरी तरह थम गई। उसकी आंखें खुली रह गईं, पर उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। दिव्यांश ने यह महसूस किया। उसके चेहरे पर अब कोई भावना नहीं थी, न खुशी न अफसोस, सिर्फ एक खतरनाक खालीपन। वह धीरे से लूना के बेजान शरीर के ऊपर से उठा। उसने काला टॉवल को लपेटा और पास वाली टेबल की तरफ बढ़ा। उसने एक सिगार निकाला, उसे जलाया और गहरा कश लिया। उसने बालकनी के पास रखी सोफे की तरफ जाते हुए अपना फ़ोन निकाला। दिव्यांश शांत पर बर्फीली आवाज़ में, असिस्टेंट, तुरंत मेरे कमरे में आओ। और हाँ, कमरे में आने से पहले एक अच्छी क्लीनिंग टीम को तैयार रखना। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और उसका असिस्टेंट हवास कमरे में दाखिल हुआ। हवास की आंखें तुरंत बेड पर गईं, काले सिल्क पर पड़ी, पूरी तरह शांत लूना को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हवास का रक्तचाप कम हो गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। दिव्यांश बालकनी के सोफे पर बैठा था, सिगार के कश ले रहा था और उसकी आंखें दूर लंदन के आसमान को घूर रही थीं। दिव्यांश सिगार का कश लेते हुए बिना मुड़े, इस कचरे को तुरंत मेरे कमरे से बाहर निकालो। और हाँ, कमरे को साफ करवाओ और इसके बॉस को मेरा गिफ्ट भेज दो। हवास कांपते हुए पलटने लगा। दिव्यांश तीव्रता से, रुको, ईशा के बारे में कुछ पता चला? ये नाम सुनकर हवास के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह हकलाने लगा। हवास डरते हुए, सर, मैंने पूरा भारत छान मारा है, मुंबई, दिल्ली, यहाँ तक कि उनके अनाथ आश्रम के पुराने ठिकाने भी। पर ईशा मैडम की कोई खबर नहीं मिल रही। दिव्यांश अभी भी सिगार का कश ले रहा था, उसकी आंखें सामने रखे कांच के टेबल पर टिकी थीं। हवास की बात सुनकर उसके चेहरे की शांत क्रूरता गुस्से की आग में बदल गई। उसने अगले ही पल जोर से अपना पैर उस कांच के टेबल पर मारा। कांच ग्लास एक तेज आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। दिव्यांश गरजते हुए, मुझे यह माफ कर देना वाली बकवास नहीं चाहिए हवास, मुझे ईशा की खबर चाहिए तुरंत, वरना मैं तुम्हें मारने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। यह आखिरी चेतावनी है। हवास की आंखें आतंक से भर गईं। हवास कांपते हुए, सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुझे बस थोड़ा और वक्त दीजिए। दिव्यांश ने अपने गुस्से को बड़ी मुश्किल से शांत किया। उसने टूटे कांच की तरफ देखा, फिर सिगार का एक और गहरा कश लिया। दिव्यांश शांत पर घातक आवाज में, वक्त नहीं है हवास, जल्द से जल्द मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए। अब जाओ और पहले ये गंदगी साफ करवाओ। हवास बिना एक पल रुके वहां से तेजी से निकल गया। दिव्यांश अकेला रह गया टूटे कांच के बीच, एक लाश की खामोशी में और ईशा को ढूंढने की अपनी अगली सबसे खतरनाक चाल की योजना बनाते हुए। इस काली और खतरनाक रात के बाद, जब एक जान जा चुकी है और दूसरी ओर ईशा का एक बड़ा फैसला है, सवाल यह है, ईशा और सूर्य जी का परिवार जो अब एक नई जिंदगी, बच्चे की उम्मीद में मजबूत हुआ है, क्या वे दिव्यांश सिंह ओबरॉय की क्रूरता और पहुंच से खुद को बचा पाएंगे? और क्या ये मां की ममता की जीत दिव्यांश की सुनहरी चाल के सामने टिक पाएगी? अध्याय 13, लंदन का सन्नाटा और ओबरॉय ब्रदर्स का कॉमेडी ऑफ एरर्स। बर्केले होटल, रूम 3402। अगली सुबह के 9 बज रहे थे। लंदन की सुनहरी धूप बर्केले होटल के रूम 3402 में पड़े काले सिल्क के बिस्तर पर पड़ रही थी, पर कमरे के माहौल में अभी भी पिछली रात का खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे पिछली रात हवास की क्लीनिंग टीम ने खामोशी से समेट लिया था। दिव्यांश सिंह ओबरॉय अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था।
सफ़ेद शर्ट, गहरे नीले रंग का सूट और बाल एकदम परफेक्ट। उसके हाथ सधी हुई गति से अपनी कमीज की स्लीव्स पर गोल्ड प्लेटेड कफलिंग सेट कर रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी, वह क्रूर, शांत और खतरनाक। तभी दरवाजे पर एक तेज, लापरवाह सी खटखटाहट हुई। दिव्यांश ने दरवाज़ा खोला। सामने उसका छोटा भाई ईशान सिंह ओबरॉय खड़ा था। ईशान दिव्यांश से बिल्कुल अलग था, थोड़ा कम गंभीर, बहुत ज़्यादा बातूनी और दुनिया के हर तनाव को एक मजाक में उड़ाने वाला। ईशान दरवाज़ा खुलते ही अंदर घुस गया। वाह, क्या खुशबू है! लगता है परफ्यूम की पूरी बोतल आज ही खत्म करने का इरादा है, ईशान ने कमरे की हवा में हाथ घुमाते हुए टिप्पणी की। दिव्यांश ने उसे बिना कोई भाव दिए दरवाज़ा बंद किया और वापस अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर अपने बालों को सेट करने लगा। ईशान एक लंबी, ऊब भरी आह भरकर सोफे पर बैठ गया, जहां पिछली रात दिव्यांश सिगार पी रहा था। उसने अपने पैरों को उठाकर सामने वाले ब्लैक शीशे के टेबल पर रखा। तो भाई, कैसी रही आपकी काली रात? ईशान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखें दिव्यांश के तनावग्रस्त चेहरे को मापने की कोशिश कर रही थीं। दिव्यांश ने अपने बालों पर आखिरी स्प्रे किया। कोई जवाब नहीं। ईशान ने आसमान की तरफ देखा। बस यही तो प्रॉब्लम है, एक सामान्य इंसान सुबह सुबह पूछता है, और बताओ यार, रात को नींद कैसी आई? और ये हमारे गॉडफादर हैं, सीधे साइलेंस इज गोल्ड की थ्योरी पर चलते हैं। दिव्यांश ने शीशे में देखकर एक ठंडी, शिकारी मुस्कान दी और मुड़कर ईशान की तरफ देखा। क्या तुम सुबह सुबह बिना किसी ज़रूरी बात के मेरे दिमाग का दही करने आए हो? दिव्यांश ने अपनी आवाज़ को यथासंभव नियंत्रित रखते हुए पूछा। ईशान तुरंत अपने पैर टेबल से नीचे उतारकर सीधा बैठ गया। अरे अरे, प्लीज़ रिलैक्स भाई, मैं तो बस भाईचारा निभा रहा था, ईशान ने हाथ ऊपर करते हुए कहा। फिर वह फुसफुसाते हुए बोला, वैसे मैंने सुना कि लूना अब स्वर्ग की यात्रा पर निकल गई है, और मुझे अब जाकर पता चल रहा है कि वह तो डील करने नहीं, बल्कि हमारे राइवल माफिया की मेंबर थी। क्या ये बात सही है भाई? दिव्यांश ने कफलिंग सेट करने के बाद अपनी जैकेट उठाई और आंखों में जबरदस्त गुस्सा भरते हुए वही ईशान की तरफ मुड़ा। तुम क्या खाक बिजनेस संभालोगे? ये बात तुम्हें कल रात डील खत्म होने से पहले पता चल जानी चाहिए थी, और तुम्हें अब जाकर पता चल रही है। क्या तुम अपने खुफिया नेटवर्क को छुट्टियां दे चुके हो? दिव्यांश की आवाज़ अब बर्फ जैसी ठंडी थी। ईशान डरकर सोफे पर सिकुड़ गया। सॉरी भाई, माफ़ कर दो, वह एक्चुअली कल रात मैं थोड़ा बिजी था। अगली बार से मैं पूरी जीपीएस ट्रैकिंग रखूंगा। माफ़ कर दो। ईशान ने अपने कान पकड़े, जैसे कोई छोटा बच्चा गलती स्वीकार कर रहा हो। दिव्यांश ने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को शांत कर रहा हो। एक लंबी सांस ली। ठीक है, अब आगे की बात, दिव्यांश ने जैकेट पहनते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल, आगे की बात, ईशान खुश होकर बोला। तो भाई, अब कहाँ चलना चाहेंगे? इंडिया, या फिर आप लंदन ही में रुककर और कुछ नाइट ड्यूटी का इरादा है? उसने आंख मारते हुए कहा। दिव्यांश ने अपनी जैकेट के बटन बंद किए और उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक केंद्रित व्यापारिक गंभीरता थी। हम कहीं नहीं जा रहे, दिव्यांश ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें एक अटल आदेश था। ईशान का चेहरा लटक गया। क्या? क्यों भाई, सब कुछ तो ठीक हो गया है न? लूना का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, दिव्यांश ने उसे बीच में टोका। लंदन में हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है। पिछली रात की घटना ने कुछ खुफिया नेटवर्क को एक्टिवेट कर दिया है। और इससे भी ज़रूरी बात, अगले महीने लंदन फैशन वीक है। तुम्हें याद है, हमने उस शो के लिए रॉयल ज्वेलरी म्यूजियम से करोड़ों का ज्वेलरी लोन पर लिया है। वह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है। वह शो बिना किसी गड़बड़ी के शानदार तरीके से पूरा होना चाहिए। और मुझे एक मॉडल पसंद आई है हमारे शो स्टॉपर के रूप में। वह रशियन मॉडल है, वह वर्साची की ब्रांड एम्बेसडर है, शायद उसका नाम अनन्य है। हमारे शो के लिए एक न्यू फेस होना जरूरी है, और वह इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छी मॉडल लगी मुझे। वह एक न्यू फेस है और उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो और उसे अपने शो में लेने की कोशिश करो। उसके बाद हम इंडिया वापस निकलेंगे। अब बिना कोई फालतू बात किए जाकर पता लगाओ कि किस किस ने पिछली रात की घटना पर कान खड़े किए हैं। मुझे हर एक नाम चाहिए। ईशान ने तुरंत अपने पैर सीधे किए और खुशी से सिर हिलाया। यस गॉडफादर, हो जाएगा, मैं अभी जाता हूँ। वह पल भर में कमरे से बाहर निकल गया, दिव्यांश को एक गंभीर शांत सन्नाटे में छोड़कर। इंडिया, ओबरॉय मैंशन। इस बीच भारत में मेहर ओबरॉय का संसार बदल चुका था। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत और भरा भरा लगने लगा था। वह अपने गर्भ में पल रहे जीवन के साथ तालमेल बिठाने लगी थी। गर्भावस्था का दूसरा चरण शुरू हो चुका था और अब वह खुश रहने लगी थी, पर एक दर्द उसे हमेशा कसता था। उसे दुख था कि अर्जुन अब उससे प्यार नहीं करता था। अर्जुन का सारा ध्यान महज बच्चे पर था, मेहर पर नहीं। उसके लिए मेहर सिर्फ बच्चे की करियर थी।
पति का स्पर्श, उसकी दुलार भरी नज़रें, वह सब कहीं खो गया था, जिसकी कमी उसे अब सबसे ज्यादा खलती थी। एक दिन मेहर को मॉर्निंग सिकनेस की वजह से सुबह से उल्टी हो रही थी। उसका जी मिचला रहा था और उसे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। पूरा दिन वह भूखी रही। शाम को जब अर्जुन अपने ऑफिस से वापस आया तो दादी जी ने उसे रोका। अर्जुन, दादी माँ ने नरमी से कहा, मेहर की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से कुछ खाया नहीं है उसने, बस उल्टी होती रही है। जरा जाकर देखो तो। अर्जुन ने अनमने ढंग से उत्तर दिया, ठीक है दादी माँ, मैं जाकर उससे बात करता हूँ। दादी माँ ने प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखा। बात करना नहीं बेटा, जाकर उसकी केयर कर। इस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक औरत के लिए उसके पति का साथ। अर्जुन ने दादी माँ की बात अनसुनी कर दी। वह एक लंबी सांस लेकर किसी फर्ज को पूरा करने वाले की तरह सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और सीधा मेहर के पास गया, जो बिस्तर पर थकी हुई लेटी थी। अर्जुन की आवाज़ में कोई दुलार नहीं था, केवल तीखा गुस्सा और आदेश था। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज गई। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की यह खौफनाक आवाज़ सुनकर मेहर की आंखें भर आईं। वह उठकर बैठ गई। मैं क्या करूं? मेहर ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मेरा खाने का मन ही नहीं कर रहा है। सुबह से उल्टी हो रही है। आप मुझ पर इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं भी इस बच्चे से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करते हैं। अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो इस बच्चे से प्यार कैसे करोगी? मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रही हूँ। मेहर ने रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की। मुझसे खाया ही नहीं जा रहा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। पर अर्जुन के सिर पर गुस्सा सवार था। उसने कोई बात नहीं सुनी और कड़े शब्दों में चेतावनी देकर कमरे से बाहर चला गया। उसकी रुलाई अब भी थम नहीं रही थी। मेहर उस पल को याद करके एक बार फिर रोने लगी। अर्जुन का ये कठोर जैसा रवैया देखकर वह खुद को एकदम अकेला महसूस करने लगी थी। वह जानती थी कि कोई कितना भी प्यार कर ले, लेकिन जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसके लिए पति का प्यार और उसका भावनात्मक संबल कितना ज़रूरी होता है। पर उसके लिए ऐसा प्यार करने वाला उसका पति उससे प्यार ही नहीं करता था। उसका सारा संसार अब केवल उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमता था, जिसने उसे अपने पति के प्यार से और भी दूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ लंदन में ईशान के बेडरूम में ईशान अपने कमरे में आकर अपने असिस्टेंट वीर को कॉल लगता है और कहता है, मुझे रशियन मॉडल अनन्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। वह कैसे मॉडल है और वह अपने प्रोफेशन में किस तरीके का काम करती है, उसके इन्फॉर्मेशन लेकर 10 मिनट में मेरे कमरे में आओ। थोड़ी देर के बाद ईशान का असिस्टेंट वीर ईशान के कमरे में आता है। ईशान उसे वक्त अपने रूम के सोफे पर बैठा हुआ था। वीर ईशान को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैंने उसे रशियन मॉडल की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। ईशान ने इशारा किया कि उसके बारे में सारी बातें उसे बताएं। वीर ने उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बताने लग गया। सर, वह मॉडल पहले एक जर्मन मॉडल थी, पर इसी साल उन्होंने रसिया में वर्साची ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। वह अपने करियर में बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल रखती हैं। उनका रैंप वॉक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। वह न्यू मॉडल है, पर वह आज के न्यू जनरेशन में बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। और वह आजकल की मॉडल की तरह नहीं है, जो अमीर इंसान को देखकर अपना रवैया चेंज कर दे। उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती वह उसे कभी भी मंजूरी नहीं देती हैं। सर, इसी वीक की बात है, उनका शो रूस में था। पर कर उन्हें बहुत ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस दिया गया था, जिस वजह से उन्होंने वह शो ही कैंसिल कर दिया था। उन्हें जो चीज़ पसंद नहीं आती वह उसे काम को बिल्कुल नहीं करती हैं। ईशान कहता है, ठीक है, क्या मॉडल अच्छी है? भाई को भी यह मॉडल अच्छी लगी है। इस कांटेक्ट करके इसे कन्वेंस करने की कोशिश करो कि यह लंदन फैशन वीक में शो स्टॉपर के लिए मंजूरी दे दे। और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मेरा सर मत खाओ यहाँ खड़ा होकर। मैं वैसे भी इंडिया जाना चाहता था और मैं यहाँ लंदन में फंस चुका हूँ। भाई, कुछ तो रोबोट है और हमको भी रोबोट समझ के रखा हुआ है। ईशान झुंझलाकर कहता है। और न जाने मेहर भाभी कैसी होगी। मुझे अपने भतीजे के पास जाना है। वह बच्चों जैसी हरकतें कर कर कहता है। वीर यह रोज देखता था। ईशान को काम करने का कोई मन नहीं करता था, पर वह अपने दिव्यांश भाई के दबाव में काम करता था। वीर ने दरवाज़ा बंद करने से पहले ईशान को शिष्टाचारवश एक बार फिर नमस्कार किया। ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। वीर के जाने के बाद ईशान ने टाइप को मेज पर फेंक दिया। भाई ने कहा है तो करना पड़ेगा। लेकिन यह मॉडल इतनी खास क्यों है? एक और नखरेबाज, वह बुदबुदाया, आंखों में साफ ऊब थी। उसका दिल व्यापार और नंबरों में लगता था, न कि इस दिखावे की दुनिया में। उधर ईशा अपने टूटे हुए दिल को समेटकर फिर से जीवन की रफ्तार पकड़ने में लगी हुई थी। ऑफिस की फाइलों, मीटिंग्स और सबसे ज़रूरी, अपने बच्चे की देखभाल, यही अब उसकी दुनिया थी। शाम ढल चुकी थी। ईशा अपने आलीशान मैंशन में वापस आए। दिन भर की थकान उसके कंधे झुका रही थी।
वह हॉल के आरामदायक सोफे पर बैठी, हाथ में कॉफ़ी मग और टैब, जिस पर वह अपनी अगली बिजनेस मीटिंग के नोट्स देख रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई और अनन्या अंदर आई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बड़ी जीत की खुशी हो। अनन्या तेजी से चलकर ईशा के पास सोफे पर बैठ गई। क्या हाल चाल दी? अनन्या ने अपना सिर ईशा की ओर झुकाते हुए पूछा। ईशा ने टैब से नज़र हटाए बिना जवाब दिया, सब ठीक है, और तुम बताओ, आज का दिन कैसा गया तुम्हारा? उसकी आवाज़ में वही स्थिर, शांत भाव था। अनन्या के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। दी, एक न्यूज़ है। मुझे एक शो ऑफर हुआ है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज से, लंदन फैशन वीक। उन्हें एक शो स्टॉपर की ज़रूरत है और वो मुझे चाहते हैं अपने शो में। उसकी आवाज़ में उत्साह था, पर आंखों में कोई गहरा राज छिपा था। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे वो शो करना चाहिए कि नहीं। ईशा ने टैब को बंद करके एक तरफ रख दिया। उसने अनन्या की ओर देखा, उसकी आंखों में उस छोटी बहन के लिए स्नेह था, जिसे उसने कुछ ही महीनों में पाया था। तुम क्या चाहती हो? अगर तुम्हें वह अच्छा लग रहा है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वह तुम्हारे करियर को बूस्ट देगा, तो तुम्हें करना चाहिए वह चीज़। अनन्या ने तुरंत ईशा की गोद में अपना सिर रख दिया, आवाज़ में लाड और थोड़ी सी उदासी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है दी, पर मुझे 1 महीने के लिए लंदन जाना होगा, पर मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती। ईशा ने प्यार से उसके बालों को सहलाया। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। 1 महीने बाद तो तुम वापस आ ही जाओगी, और तुम्हारा करियर भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने उठते हुए कहा, अच्छा, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। अनन्या ईशा की गोद से उठी। ठीक है दी, मैं फ्रेश होकर जल्दी से आती हूँ। और वह अपने कमरे की ओर चली गई। कमरे में आते ही अनन्या ने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत अपने असिस्टेंट ध्रुव को कॉल लगाया। मुझे लंदन फैशन वीक का शो करना है। मैं भी तो देखूं मिस्टर दिव्यांश सिंह ओबरॉय है कौन? उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह जानती थी कि दिव्यांश कौन था। शायद वह जानती थी, शायद वह सब कुछ पहले से ही जानती थी। दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज़ आए, ठीक है मैम, मैं उन्हें कन्फर्म कर देता हूं कि आप ये शो करना चाहती हैं। ध्रुव ने फ़ोन कट कर दिया। अनन्या ने अपने फ़ोन को बिस्तर पर फेंका और वॉशरूम में चली गई। शीशे के सामने जाकर उसने अपने आप को देखा। उसकी गहरी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसने स्वयं से कहा, ये तो खेल की शुरुआत है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं माफिया की दुनिया में वापस आऊं, पर मैंने ईशा को अपनी बहन माना है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ कैसा खेल खेलती हूँ, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। इस खेल में बहुत मज़ा आने वाला है। अब मज़ा आएगा इस खेल में। अनन्या के चेहरे पर क्रूरता और सस्पेंस का अद्भुत मिश्रण था। ईशा की मासूमियत, ईशान की बेरुखी और दिव्यांश का छुपा हुआ इरादा, सब एक बड़े खेल के मोहरे बन चुके थे। पाठकों के लिए प्रश्न, क्या अनन्या दिव्यांश ओबरॉय के अतीत और ईशा की जिंदगी के राज जानती है? और अगर हाँ, तो उसका असली मकसद क्या है?